गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का 7वां लेक्चर शुरू हो रहा है। आज के इस लेक्चर को हम उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस बार बार करेंगे। ये आज का है लेक्चर 7 और आज हम लोग कैपेसिटर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लाते हैं जिसका नाम है आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। हम बताए थे कैपेसिटर 3 प्रकार का, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसमें प्लेट कैसा होगा, दोनों प्लेट बेलनाकार होगा, एक अंदर एक बाहर। तीसरा था स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें दो गोलीय प्लेट होगा। ये कैसा है, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय कैपेसिटर। अगर इसी गोलीय कैपेसिटर में ये जो एक प्लेट है इस प्लेट को हटा दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो कैगो प्लेट बचा, केवल एक प्लेट बचा। तब इस प्रकार को सिंगल प्लेट कैपेसिटर, सिंगल प्लेट जो कैपेसिटर होगा उसको आप क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो दूसरा प्लेट है वो कहां चला गया, तो आपने क्या बोला, हटा दिया। लेकिन फिजिक्स के टर्म में उसको हम लोग ये समझते हैं कि दूसरा जो प्लेट है वो कहां चला गया, तो वो इंफिनिटी पर चला गया। समझिएगा, ये जो दूसरा प्लेट है वो कहां चला गया, इंफिनिटी पर चला गया। तो दूसरा जो प्लेट है वो पहले प्लेट की तुलना में क्या हुआ, बहुत दूर चला गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या समझते हैं, सिंगल प्लेट कैपेसिटर। अब आइए, आज है आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। आइसोलेटेड का मतलब अलग कैपेसिटर, मतलब जिसमें से कि दूसरे प्लेट को हटा दिया जाए, या वैसा कैपेसिटर, वैसा गोलीय कैपेसिटर जिसमें केवल सिंगल प्लेट हो। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, उसका क्या नाम है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक आपके पास आइसोलेटेड कैपेसिटर है, यहाँ देखिए सिंगल प्लेट का है, ये होलो है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस क्या है, R है। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इसको आप O बोल दीजिए, उसका रेडियस क्या है, R है, और उस पे आपने चार्ज दिया। अगर ये होलो होता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, यदि होलो कंडक्टर हो और यदि होलो कंडक्टर हो और आप उस पे चार्ज देते हो तो वो चार्ज इसके बाहरी सतह पे जाकर के फैल जाता है। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर इंसुलेटर पर चार्ज दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर आप इंसुलेटर मतलब कुचालक, यदि आप कुचालक पे चार्ज देंगे तो जहां चार्ज देंगे वहीं रहेगा। लेकिन यदि वो चालक है मतलब कंडक्टर है, उस पर यदि आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या होगा, चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा। आपने चार्ज दिया और ये क्या होगा, चारों तरफ समान रूप से फैल गया। और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे आप इसको बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्या है, एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस R तथा चार्ज कितना है उस पर, Q है। यह आइसोलेटेड है मतलब केवल एक ही प्लेट है, दूसरा प्लेट कहां मानेंगे, इंफिनिटी पर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर होलो स्फीयर है तो अंदर में चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होता है। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट। क्यों सर, चार्ज है लेकिन चार्ज कहां है, सरफेस पर, तो अंदर में चार्ज कितना हो गया, 0। तो अंदर में चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो लिखेंगे यहां स्फीयर के अंदर में Q बराबर 0, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 तथा पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा कांस्टेंट। V क्या हो गया, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का मान होता है V बराबर KQ/R। अगर याद हो, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास चला रहे थे तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कितना हो गया, KQ/R। K 1/4πε0, Q कितना चार्ज है और R क्या है, उस स्फीयर का रेडियस है। तो हम लोग को ये समझना है, अभी हम लोग को ये समझना है कि आपने पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल को आप किससे लिखते हैं, V से। तो ये हो गया KQ/R, अर्थात V बराबर K के जगह पे 1/4πε। अच्छे से देखिएगा,
V इक्वल टू के का मान कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। हमको तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या Q बराबर क्या होता है फॉर्मूला CV। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C। तो ये हो गया Q/C इक्वल टू ये बन गया Q/ गुना कर दिए नीचे में 4πε0R। ठीक, Q के साथ Q कैंसिल, तो आपके सामने बन गया 1/C इक्वल टू 1/4πε0R। 1/4πε0R। तो यहां से दोनों को पलट देंगे तो C बराबर क्या बन गया 4πε0R। 4πε0R, 4πε0R बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात C प्रोपोर्शनल टू R। यहां ये भी अपने में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये आपसे पूछा जाएगा कि आइसोलेटेड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है इनमें से किससे संबंधित होता है। तो लिखा जाएगा त्रिज्या का समानुपाती, त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, त्रिज्या का समानुपाती होता है। कंप्लीट। यदि आपके पास दो स्फीयर होता ना, अब हम लोग ये देखेंगे C1/C2, अर्थात मान लो आपके पास दो स्फीयर है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस कितना है R2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो C1 देखेंगे C1 समानुपाती R1 समीकरण 1, C2 समानुपाती R2 समीकरण 2। यदि दोनों को भाग कर दिया जाए तो आपके सामने क्या आ जाएगा C1/C2 इक्वल टू R1/R2। सर यदि दो आइसोलेटेड स्फीयर हो, देखिए ना, यदि दो आइसोलेटेड स्फीयर हो तो दोनों के कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा वो दोनों के त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात C1/C2 इक्वल टू R1/ क्या होगा R2। सबसे पहली बात ये है आपका क्या आइसोलेटेड कैपेसिटर। ये क्या है आपका आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0 इंटू R। कितना होता है आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0R। फिर समझिए आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो क्या है 4πε0R। ठीक है, उसके बाद ये पूरा रिलेशन आप याद रखेंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये था आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर का एनर्जी। आइसोलेटेड कैपेसिटर का एनर्जी, अब आप अगला स्टार देंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर का एनर्जी। कैपेसिटर का एनर्जी क्या था 12CV² Q²/2C या 12Q इंटू V। तो यहां पे जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला था Q²/2C। देखेंगे तो एनर्जी किससे लिखे थे U से, तो Q²/2 C की जगह पे कितना लिखेंगे 4πε0R। तो ये क्या हो गया U इक्वल टू Q²/4×8 8πε0R। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। आपसे पूछेगा कि गोलीय संधारित्र मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर जो होता है, आइसोलेटेड कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है, तो कितना होता है Q²/8πε0R। 8πQ²/8πε0 इंटू R। ये किसका एनर्जी हो गया आइसोलेटेड कैपेसिटर का एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आपके सामने हम एक सवाल रखे थे कि क्या फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का एक बड़ा मात्रक है। अगर आपको याद हो, आपको बताए थे कि फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का एक बड़ा मात्रक है। अब वो कैसे है जरा वो देखिए। यहां से एक ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछेगा क्या, एक स्टार लाते हैं, क्या एक फैराड का कैपेसिटर बनाया जा सकता है या नहीं। आपके सामने एक सवाल लाए हैं, क्या एक फैराड का कैपेसिटर बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो क्यों नहीं। यहां पे आपको लॉजिक देना है, ये नहीं कि हाँ या नहीं लिख देना है, नहीं ऐसा नहीं लिखना है। पहले उसको आपको लॉजिकली प्रूफ करना है कि क्यों नहीं बन सकता या क्यों बन सकता। अगर बन सकता तो क्यों बन सकता,
अगर नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता, लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा। सवाल ये है, आपको क्या बताए थे कि फैराड जो है वो एक बड़ा मात्रक है, तो अगर फैराड बड़ा है तो इसका मतलब कि इतना बड़ा कैपेसिटर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। तो वही जानना है कि एक फैराड का कैपेसिटर बनाए, अगर एक फैराड का कैपेसिटर नहीं बन सकता तो 2 फैराड भी तो नहीं बन सकता, 3 फैराड भी नहीं बन सकता, ठीक है। अगर बन सकता है तो 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। तो वही आज क्या पढ़ना है कि क्या एक फैराड का कैपेसिटर बनाया जा सकता है या नहीं। मान लेते हैं बनाया जा सकता है, आइए तरफ। तो हम लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला है। आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C कितना दिया 1 फैराड, तो C की जगह पे क्या रख सकते हैं 1। देखिएगा अच्छे से, C बराबर फॉर्मूला क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C कितना, यही C में कैपेसिटेंस है, कितना दिया 1 फैराड, तो इसके जगह पे क्या रख दिए 1 रख दिए, इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। यहां से इस तीनों को एक साथ कर लीजिए और इधर ले आइए, तो R बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखेंगे R इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। अगर आप लोगों को याद हो 9 गुना 10 के पावर 9 याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही K बोलते हैं, तो और K का मान कितना था 9 गुना 10 के पावर 9। तो ये R है, R मतलब त्रिज्या। अगर ये SI यूनिट में है तो त्रिज्या लंबाई है, लंबाई का SI यूनिट क्या होता है मीटर। ये कौन चीज है, ये M का मतलब क्या हो गया, M का मतलब हो गया मीटर। ये किस में है यूनिट, मीटर में। त्रिज्या है तो ये तो दूरी है, और दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर। लिख दिए R बराबर, ये मीटर में है, इसको जरा किलोमीटर में बनाते हैं, 1000 से भाग करेंगे, तो जब 1000 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 9 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर। समझिएगा, इसका मतलब 9 पर का एगो 0, 6 गो 0, तो 9 पर 1 2 3 4 5 6, इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर। अगर 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना हो तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या होना चाहिए, 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है 6400 किलोमीटर मात्र। कितना होता है 6400 किलोमीटर मात्र। मतलब अगर 1 फैराड का कैपेसिटर बनानी हो तो उसके लिए जो त्रिज्या होगा उस गोले का वो पृथ्वी के त्रिज्या से भी अधिक होगा, ठीक है। क्या पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर आप कोई गोला, या पृथ्वी के आकार के बराबर क्या कोई कैपेसिटर आप बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा बेशक नहीं बना सकते। तो आपने क्या बोला, पृथ्वी की त्रिज्या से भी कई गुना अधिक है। देखिए कई गुना, ये 100 में है, ये लाख में है, ये 6400 है, ये 90 लाख है, कई गुना अधिक है। इसीलिए आप इतना बड़े त्रिज्या का गोला नहीं बना सकते, अर्थात इतनी बड़ी त्रिज्या का गोला नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए 1 फैराड का कैपेसिटर का निर्माण नहीं हो सकता। क्या बोले, 1 फैराड कैपेसिटर का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए बताए थे कि फैराड जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। आज प्रूफ किए कि वो जो फैराड होता है वो बहुत बड़ा मात्रक है। इसीलिए हम लोग उसके बदले में क्या यूज करते हैं, माइक्रो फैराड, मिली फैराड वगैरह वगैरह, नैनो फैराड, ये सभी हम लोग यूज करेंगे। तो क्या बोले, क्या 1 फैराड कैपेसिटर का निर्माण आप कर सकते हैं, तो जवाब क्या होगा नहीं। लेकिन नहीं वैसे नहीं लिख देना है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में है हाँ नहीं लिखने तब तो ठीक है, लेकिन यदि 2 नंबर वाले में है या 5 नंबर वाले में है तो पहले आप यहां से यहां तक डिराइव करिए, उसको पृथ्वी की त्रिज्या के साथ तुलना कीजिए कि अगर 1 फैराड का कैपेसिटर बनानी हो तो आपको उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से भी सैकड़ों गुनी अधिक रखनी पड़ेगी, जो बनाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए 1 फैराड का कैपेसिटर नहीं बनाया जा सकता। कंप्लीट हो, ओके नेक्स्ट।
अब जो हम लोग के सामने आएगा एक बहुत ही सुंदर सवाल हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो बहुत बार पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ही। इसीलिए आप इस क्वेश्चंस को जो अभी हम ला रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली और अच्छे से समझे और करें। आपसे ऐसे पूछेगा कि पारे के 8 बूंद है, पारा का 8 बूंद है या पानी का 8 बूंद है, छोटा छोटा बूंद है मतलब गोला है। पारे के 8 बूंद जिसकी त्रिज्या 3 मिलीमीटर है, परस्पर मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तब इसकी धारिता ज्ञात करें। आप सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सवाल बोलता है कि 8 पारे की बूंद है, या वहां पे देगा 27 पारे की बूंद है, या देगा 64 पारे की बूंद है, वगैरह बहुत सारा दे सकता है कि यहाँ पे 8 बूंद है जिसकी त्रिज्या मतलब 8 बूंद का त्रिज्या कितना है, सभी 8 का 3 मीटर 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 8 का 3 है। परस्पर मिलकर, अब वो 8 मिल गया और एक बड़ा गोला बना लिया, मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तब इसकी धारिता ज्ञात करें। अब पूछता है आपसे, अब जो ये सभी मिल गया है तो इसको मिलने के बाद जो एक गोला बना है उस गोले का धारिता कितना होगा। आइए तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन में आप लेके चलते हैं। जैसे इधर है 8 गोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 गोला, ये तीनों ये 8 जब मिल गया तो एक गोला बना। ठीक है, इन सभी का त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और इसका त्रिज्या कितना हो गया, कैपिटल R। ठीक है, ये 8 गोला जब मिलेगा तो ये बनेगा, मतलब इस 8 का आयतन बराबर इसका आयतन। समझिए, इन 8 का आयतन बराबर बड़े का आयतन, तो ये हो जाएगा 8 छोटे बूंद का आयतन, 8 छोटे बूंद का आयतन बराबर किसका, बड़े बूंद का आयतन। बड़े बूंद का आयतन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बूंद का आयतन 8 छोटे बूंद, 8 गुना एक बूंद का आयतन 4 गोला है 4/3 पाई छोटा r³ आपको बोलना पड़ेगा, हाँ, इक्वल टू बड़े बूंद का आयतन 4/3 पाई बड़का r का क्यूब। ठीक है, यहां से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया 8r³ बराबर कैपिटल R³। 8 को लिख सकते हैं 2r के पावर 3 बराबर r के पावर 3, 3 कैंसिल, तो ये बड़का r बराबर क्या हो गया 2 इंटू छोटा r। सर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछेगा। पहले इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे यहां तक पूछते हैं। 8 छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तो बताइए बड़े बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या का कितना गुना हो गया, 2 गुना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर यहीं पे रहता 27 बूंद, तो यहाँ पे क्या लिखते 27, तो 27 को लिखते 3r का स्क्वायर, तो कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आप इस यहाँ पे ध्यान दें। आप देखिए, लेकिन क्या पूछा, बड़े बूंद का धारिता, तो लिखेंगे बड़े बूंद की धारिता। आपसे क्या पूछेगा, बड़े बूंद की धारिता को क्या लिखेंगे, C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा बूंद का जो बड़का बूंद है उसका त्रिज्या कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह पे क्या लिखेंगे 2r, और छोटा r का मान कितना है 3 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 गुना 3, नहीं तो ये कितना हो गया 4 पाई 3 गुना 6 चौका 24 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया 24 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना फैराड हो जाएगा। 24 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना फैराड, लेकिन ये तो मिलीमीटर में है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे मिली फैराड। देखिए ना, 3 किस में था, मिलीमीटर में, तो आंसर क्या होगा मिली फैराड। सर यहां भी दिक्कत कर सकता है, सर किसी में फैराड लिख देगा इतना ही 24 एप्सिलॉन नॉट फैराड, या कहीं पे लिख देगा मिली फैराड, तो उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे जहां पे क्या लिखा होगा आपका लिखा होगा मिली फैराड। क्या लिखा होगा आपका
आपका लिखा होगा मिली फैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता ज्ञात करें। धारिता ज्ञात करें, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछता है, सवाल को पढ़िए तब तक। सवाल क्या है, 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता ज्ञात करें। गोला है, उसकी धारिता पूछा है, तो सी बराबर क्या पढ़ा है, अभी आपको सी बराबर क्या पढ़ाए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना दिया 5 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पे 5, तो कितना हो गया 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 20 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना मिली फैराड, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट मिली फैराड, ये क्या कितना हो गया 20 पाई एप्सिलॉन नॉट मिली फैराड, ये हो गया आपका आंसर। ओके, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, 27 पानी का बूंद आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तब इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन ए में पूछेगा 2 गुनी, ऑप्शन बी में पूछेगा 3 गुनी, ऑप्शन सी में पूछेगा 4 गुनी, और ऑप्शन डी में पूछेगा नियत, मतलब कांस्टेंट रहेगा। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन, अब देखिए क्या पूछा, 27 पानी का बूंद है, 27 पानी का बूंद है, ये 27 इस तरीके से इधर कितना बूंद हो गया 27 बूंद है। सबका त्रिज्या को, इसका त्रिज्या को कितना मान लेते हैं, इसका त्रिज्या को छोटा, जब मिलेगा तो एक बड़ा बूंद बनेगा, इसका त्रिज्या कितना हो गया बड़का। ठीक है, अब देखिए सर 27 बूंद का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन, तो यहां लिखेंगे 27 बूंद का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन। बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 27 छोटे बूंद का आयतन बराबर बड़े बूंद का आयतन, तो 27 गुना एक बूंद 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, अब क्या हो गया 27 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। 27 का घनमूल 3 × 9 = 27, मतलब 3r के पावर 3 बराबर आर क्यूब। पावर सेम था तो कैंसिल, इसीलिए r बराबर कितना हो गया 3r। 3r का मतलब छोटे का कितना गुना 3 गुना। किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अर्थात कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ओके, अर्थात कितनी गुनी हो गई तो 3 गुनी हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आप यहां तक जहां तक आज हम पढ़ा के दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। भान डी ग्राफ जनरेटर बच गया है, आपका डाइलेक्ट्रिक बच गया है, और आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बच गया है। ये 3 टॉपिक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस को डेरिवेशन करना है, लेकिन जो अब आने वाला है वो सभी उतना इंपोर्टेंट नहीं है। उन सभी में केवल एक इंपोर्टेंट है, भान डी ग्राफ जनरेटर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप भान डी ग्राफ जनरेटर को कम से कम 5 बार तो पक्का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जहां भी हैं इस महामारी के दौर में आप वहां सुरक्षित रहें। आपकी सेहत के लिए हम ये पूरा मेरा आनंद फिश क्लासेस परिवार आपकी सेहत की अच्छी सेहत की कामना करती है सदैव, और आपके अच्छे करियर की कामना करती है, और आप खुश रहें इसकी भी कामना करती है। हम सदैव आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।